पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। जापान ने अपने नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए आउटलाइंस तैयार कर ली हैं और ये डिसाइड किया गया है कि मित्सुबिशी हेवी के ज़ेर तहत इस तमाम प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा और लॉकहीड मार्टिन इसमें टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को मुकम्मल करेगी। जापान को इस मौके पे तकरीबन 90 फाइटर जेट्स की ज़रूरत है जो कि उनके अपने F2 की रिप्लेसमेंट्स के लिए दरकार हैं और इसके लिए जापान ने जो है होम ग्रोन फाइटर जेट बनाने पे जोर दिया है जिसको अमेरिकन मिलिट्री भी यूज़ कर सकेगी। गिवन कि जापान के चाइना के साथ जो बढ़ती हुई मिलिट्री स्ट्रेंथ है उस पर जापान के काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स हैं। तकरीबन 2035 तक की टाइमलाइन में ये फाइटर जेट एक्सपेक्टेड है और इसके लिए तकरीबन $48 बिलियन के करीब अलॉट किए गए हैं। मित्सुबिशी इस पे डिज़ाइन और सिस्टम इंटीग्रेशन पे काम करेगा और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को नॉर्थरॉप ग्रूमन के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेगा। जापान ने बहुत सोच समझ के प्लान बनाया है क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे वो यूएस के साथ इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में काम कर सकेंगे और नेसेसरी डेटा को भी शेयर कर सकेंगे चूँकि F-35 भी उनके पास मौजूद होंगे। लेट्स सी आगे चल के इसकी डेवलपमेंट किस तरह से शेप अप होती है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान शाहीन 9 एक्सरसाइज जारी है और इस एक्सरसाइज का सबसे अहम पॉइंट जो कि पिछले चंद दिनों में बन चुका था वो ये कि J-10Cs पे जो कि इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे थे उस पे किसी किस्म की मार्किंग्स विजिबल नहीं थी। ऑल्दो शुरुआत में स्पेकुलेशन थी कि ये लो रेजोल्यूशन की इमेज है और उसकी वजह से जो है ये मार्किंग्स विजिबल नहीं हैं, लेकिन लेटर ऑन इसकी हाई क्वालिटी की तस्वीर भी सामने आई थी जो कि इस चीज़ को कंफर्म कर रही थी कि इस पे वाकई कोई मार्किंग मौजूद नहीं है। तो नेचुरली इस पर स्पेकुलेट यही किया जाने लगा था कि ये J-10Cs जो हैं असल में पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए हैं और शायद आने वाले टाइम्स में ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अब इस पे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि इस तरफ इशारा कर रही है कि ये J-10C दर हकीकत प्लाफ यानी चाइनीज़ एयरफोर्स के ही हैं और सिर्फ एक्सरसाइज के लिए मौजूद हैं। इसकी एक बड़ी वजह जो है जो सीरियल नंबर है जो कि पहले लो रेजोल्यूशन की वजह से विजिबल नहीं थे, लेकिन अब इसकी विजिबिलिटी क्लियर होने के बाद जो है इसका सीरियल नंबर भी वाज़ेह हो गया है और सीरियल नंबर ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका सीरियल नंबर 78082 असल में चाइना की 177th एयर ब्रिगेड का यूनिट है जो कि डिंगशिन FTTB यानी फ्लाइट टेस्ट एंड ट्रेनिंग बेस में मौजूद होते हैं और उन पे इंडीड अभी कोई मार्किंग्स मौजूद नहीं हैं। तो जस्ट बिकॉज इस पे कोई मार्किंग्स मौजूद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बनाए जा रहे हैं। सीरियल नंबर ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये 177th एयर ब्रिगेड का हिस्सा है क्या है, क्योंकि एलिजिडली एक से ज़्यादा J-10C के यूनिट्स जो हैं शाहीन 9 एक्सरसाइज में मौजूद हैं। एनीवेज J-10C के चांसेस जो हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में होने के इम्कान जो हैं इससे किसी सूरत भी कम नहीं हुए हैं। इनफैक्ट अगर कुछ तो इससे से चांसेस में इजाफा हुआ है क्योंकि ये J-10C जो है पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे मुल्क में बहुत रेयरली ही देखा गया होगा जितना पाकिस्तान में देखा गया है। प्लस इस एक्सरसाइज में J-10C के मौजूद होने से मज़ीद इवैल्यूएशंस पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस J-10C की जा सकती हैं। अभी के लिए ऐसा मालूम हो रहा है कि शाहीन 9 में मौजूद J-10C दर हकीकत चाइनीज़ एयरफोर्स के फाइटर जेट ही हैं। सो ये स्टेटमेंट्स जो हैं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्वाड के क़याम के हवाले से दी हैं और क्वाड की एक्टिविटीज़ के हवाले से दी हैं और इसमें तमाम क्वाड के ममालिक के साथ इंडिया को भी अपनी स्पीच में फॉरेन मिनिस्टर सर्जियो लावरोव ने तनकीद का निशाना बनाया है। रशियन अफेयर काउंसिल में उन्होंने क्वाड के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ात शो किए हैं और इसमें इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया इस वक्त वेस्ट की चालाक, अग्रेसिव और लगातार पॉलिसी का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है जिसकी वजह से वो एंटी चाइना गेम्स में इन्वॉल्व हो रहा है और इंडो पैसिफिक पॉलिसी पे ज़्यादा दबाव दे रहा है और उसके साथ ही इंडिया के रशिया के साथ करीबी ताल्लुकात को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इनमें क्वाड की नेवल एक्सरसाइज भी शामिल हैं जो कि चाइना के टेरिटोरियल एरियाज़ को ब्रीच कर रही थी। सर्जियो लावरोव ने कहा है कि USA एक यूनिपोलर दुनिया की जानिब देखने की ख्वाहिश कर रहा है, लेकिन चाइना और रशिया इस तरह के प्रेशर के नीचे नहीं आने वाले। ये एक तरह से रशिया और इंडिया के स्ट्रेनिंग ताल्लुकात की अक्कासी है और इस बात का सबूत भी है कि रशिया चाइना के साथ रिलेशनशिप्स को इंडिया पे तरजीह देता है। इंडिया के इस वक्त चाइनीज़ बॉर्डर के करीब वैसे ही बहुत सख्त हालात हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि चाइना के साथ हम इस वक्त सबसे पेचीदा मरहले में हैं,
दोनों के दरमियान पीस स्टेप्स पे बेशतर मामला किसी कंक्लूजन को नहीं पहुंच रहे और इस तमाम सिचुएशन में रशिया की सपोर्ट भी उनमें मौजूद नहीं है, जो कि एक तरह से इंडिया के बिगड़ते हुए हालात की एक अक्कासी है। और इसी दरमियान चाइना ज़मीन पे तमाम अहम पोजीशंस को कैप्चर कर रहा है। तो आने वाले वक्त जो है इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। जूनागढ़ स्टेट के सबसे नए दीवान को नवाब ऑफ जूनागढ़ की जानिब से ऑफिशियली ये एजाज़ दे दिया गया है। 10 दिसंबर को सुल्तान अहमद अली, जो कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं, उन्होंने बाकायदा नवाब ऑफ जूनागढ़ नवाब मोहम्मद जहांगीर खिलजी से जूनागढ़ के नए दीवान का हलफ उठाया है और इस चीज़ का वादा किया है कि जूनागढ़ के हकीकी जिद्दोजहद को पाकिस्तान में फिर से एक नई रूह मिलेगी और पाकिस्तान अपनी डिप्लोमेटिक कोशिशों के ज़रिए जूनागढ़ की स्टेट को इंडिया के चुंगल से बाजियाब करा लेगा। ना सिर्फ ये बल्कि आगे चल के इसे OIC और UN जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में इस इशू पे बात की जाएगी। जूनागढ़ की हकीकत से हम सब वाकिफ़ हैं, ये पाकिस्तान के साथ मुंसलिक था। जूनागढ़ के नवाब ने ऑफिशियली बग़ैर किसी किस्म की कॉन्स्पिरेसी के या बग़ैर किसी किस्म के मसले के इसका इल्हाक पाकिस्तान के साथ किया था और तमाम जूनागढ़ की स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने पाकिस्तानी परचम जो है लहराया था। तो लीगली जूनागढ़ जो है हमेशा से पाकिस्तान का हिस्सा है और इसके हक़ में पाकिस्तान को मज़ीद से मज़ीद आवाज़ बुलंद करनी होगी। नाइजीरिया के JF-17 थंडर की सबसे लेटेस्ट तस्वीर जो है निकल के सामने आई हैं। NAF-722 जिसकी तस्वीर पहले भी निकल के सामने आई थी जब अपेरेंटली इस पे पेंट जॉब का काम मुकम्मल होना बाकी था, लेकिन अब बज़ाहिर मुकम्मल तैयार है और सिर्फ इसकी डिलीवरी का काम बाकी रहता है। 3 के करीब यूनिट जो हैं JF-17 थंडर के ऑर्डर किए गए थे और उसके बाद भी JF-17 के एक्सपेक्टेड यूनिट की परचेज़ का इम्कान है। एज अ होल 3 JF-17 थंडर का ऑर्डर वैसे ही बहुत कम यूनिट्स का ऑर्डर लगता है और इसके हवाले से यकीनन नाइजीरिया को ज़्यादा यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नाइजीरिया ने अपनी एयरबेस में पाकिस्तानी टेक्नीशियंस के लिए एक बेस भी कायम की है, जो कि मज़ीद इस जानिब इशारा है कि आने वाले वक्तों में जो 40 JF-17 थंडर के ऑर्डर के हवाले से न्यूज़ थी वो पूरी होती हुई हो सकती है। बहरहाल ये एक सक्सेस है, एक एक्सपोर्ट सक्सेस है जो कि JF-17 थंडर के रेज्यूमे में ज़रूर हाईलाइट होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पाकिस्तान के फ्यूचर के एनर्जी सोर्सेज का एक ब्लूप्रिंट UN के क्लाइमेट चेंज समिट में दिया है और ये बताया है कि 2030 तक पाकिस्तान की 60% एनर्जी को ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी में तब्दील कर दिया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि अगले 3 सालों में 10 बिलियन दरख्तों को लगाया जाएगा और कोल यानी कोयले के ज़रिए एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं की जाएगी। ये एक बहुत सख्त लेकिन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कदम है, क्योंकि कोल के रिज़र्व जो हैं बहुत अच्छी तादाद में पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और एक टाइम पे इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता था, लेकिन अब एक तरह से डेवलप कंट्रीज़ ने तो इसका फ़ायदा उठा लिया हुआ है और डेवलपिंग ममालिक के सामने ये एक रुकावट बन के खड़े हो गए हैं। प्लस इसमें भी कोई शक नहीं है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग में यकीनन इजाफा होता है और पाकिस्तान जो है ग्लोबल वार्मिंग का 5वां सबसे बड़ा इफेक्टी है। तो अभी से क्लीन एनर्जी जैसे ऑप्शंस पे काम करना होगा। प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक 2030 तक 30% व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि मुस्तकबिल में न्यूक्लियर एनर्जी पे काफ़ी ज़ोर दिया जा सकता है, स्पेशली अगर हम देखें कि आगे चल के हमारे स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में मज़ीद पावर की डिमांड होगी, तो स्पेशल इकनॉमिक जोन जो कि एक लार्ज नंबर में बन रहे हैं उनको पावर करने के लिए यकीनन इस तरह के सोर्सेज पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। नॉनदलेस ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और पाकिस्तान के इससे ग्लोबल वार्मिंग के मसाइल को हल करने में ज़रूर बहुत मदद मिलेगी। इतना ही, लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।